हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी वर्ल्ड मरना यूट्यूब चैनल में। आज हम 26 दिसंबर 2021 शिफ्ट 1 सीपीसीटी के क्वेश्चंस को देखेंगे और इसमें आने वाले कठिन क्वेश्चंस जो होंगे उनकी हम अलग से वीडियो बना करके आपके सामने पेश करेंगे। देखते हैं कि यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। इन पेपर में हम सभी जानते हैं कि 52 नंबर का कंप्यूटर आता है, तो आज की वीडियो में हम कंप्यूटर के क्वेश्चन के बारे में ही बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो यही है कि हु इज द मेन डेवलपर ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य विकासकर्ता का नाम क्या है। तो जी हाँ, ये हमने अपने फंडामेंटल में पढ़ाया है और लाइनक्स के बनाने वाले का नाम लिनस टॉरवाल्ड्स है। लिनस टॉरवाल्ड बनाने वाले का नाम है, जो बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है वो है द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ए फ्लॉपी डिस्केट फॉर इनिशियल यूज इज कॉल्ड। यानी फ्लॉपी डिस्क को प्रारंभिक उपयोग के लिए तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन जब आते हैं तो बड़े अजीब व गरीब लगते हैं कि तैयार करने की प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो तैयार मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि बनाने के बारे में पूछ रहा हो। तो उसकी जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि असेंबलिंग, ट्रांसलेशनिंग, पार्सिंग और फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पर अब असेंबलिंग दिमाग में आता है। असेंबलिंग तो नहीं है, कहीं बनाने की बात की जा रही हो तो लोग ज़्यादातर असेंबलिंग लगा के आएंगे। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जब फ्लॉपी नहीं आती है तो उसको डाटा भरने के लिए सबसे पहले उसे फॉर्मेट किया जाता है, उसको ट्रैक एंड सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। फॉर्मेट करने का मतलब ही यही होता है कि उसको ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करना। तो ये मतलब सही बात है। फॉर्मेटिंग सबसे पहला प्रोसेस है। जब फ्लॉपी को लेके आते हैं नहीं तो उसको हम पहले फॉर्मेट करते हैं, उसके बाद उसमें डाटा भर पाते हैं। अगला जो प्रश्न है कंप्यूटर कीबोर्ड के संबंध में SYSRG कुंजी खाली स्थान का संक्षिप्त नाम है, जो अक्सर वर्तमान कीबोर्ड पर प्रिंट स्क्रीन कुंजी के समान कुंजी बनाई जाती है। यानी कि जो प्रिंट स्क्रीन जो बटन होता है कीबोर्ड में, उसके पास एक बटन होता है RYSRG की। तो उसको क्या कहते हैं, क्या मतलब क्या है उसका, ये बताया गया है। तो विद रेस्पेक्ट टू ए कंप्यूटर कीबोर्ड, RYSRG key is an observation of dash key which often share the same key as the print screen key on today's keyboard, है ना। आजकल के नए कीबोर्ड आ रहे हैं उनमें आप देखेंगे प्रिंट स्क्रीन के बटन के बगल में ही पास में एक SYSRG के नाम से बटन आता है। उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम सिस्टम रिक्वेस्ट के नाम से जानते हैं। इसको हम सिस्टम रिक्वेस्ट के नाम से कहते हैं, सिस्टम रिक्वेस्ट। अगला प्रश्न जो हम पढ़ेंगे वो ये है कि बाय यूजिंग विच टैब कैन यू यूज स्पेशल कैरेक्टर इन ए ओपन ऑफिस राइटर। किस टैब का प्रयोग करके आप ओपन ऑफिस राइटर में विशेष अक्षरों का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ओपन ऑफिस राइटर जो होता है वो MS वर्ड के समान होता है। तो ज़्यादातर चीज़ें सिमिलर हैं ओपन ऑफिस की और MS वर्ड की, यानी कि MS ऑफिस की। तो MS ऑफिस के ऑप्शंस और ओपन ऑफिस के ऑप्शन ज़्यादातर सिमिलर हैं। जिन लोगों ने अगर MS ओपन ऑफिस नहीं चलाया है तो वो MS ऑफिस से रिलेट कर सकते हैं और वहाँ पर अपने क्वेश्चंस के आंसर को एक प्रकार से ज़्यादातर सही लगा सकते हैं। जिस प्रकार से MS वर्ड में हम कोई सिंबल इंसर्ट करते हैं तो हम इंसर्ट मेनू में या इंसर्ट टैब में जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ओपन ऑफिस के अंदर भी इंसर्ट टैब में जाते हैं। तो इंसर्ट टैब का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो ये है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क का डायमीटर यानी कि व्यास कितना होता है। तो इन सभी का व्यास 120 mm होता है, चाहे वो CD हो, DVD हो या CD हो या कुछ भी हो, इन सभी का व्यास 120 mm होता है। ये बिल्कुल सही बात है।
रीड ओनली मेमोरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम के बारे में बताया गया है। कंप्यूटर को चालू करने के लिए आवश्यक निर्देश रोम में से होते हैं, बिल्कुल सही बात है। रोम वोलेटाइल मेमोरी है? जी नहीं। रोम चिप का उपयोग केवल कंप्यूटर में होता है? ऐसा नहीं है, मोबाइल वगैरह में भी होता है। और रोम में संग्रहीत जानकारी अस्थायी होती है? जी नहीं, स्थायी होती है। तो पहला वाला भाग ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने बनाया है? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। आर भाषा खाली स्थान कंप्यूटिंग के लिए वातावरण एनवायरनमेंट प्रदान करती है। तो आर भाषा किस कंप्यूटिंग के लिए? समानांतर, श्रेणी, पीयर टू पीयर या सांख्यिकीय यानी कि स्टैटिकल्स। तो आर लैंग्वेज जो होती है वो स्टैटिकल जो भाषाएं हैं, कंप्यूटर की मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो बोलती हैं उनको, तो उनको स्टैटिकल कंप्यूटिंग को हल करने के लिए आर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। आर एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है। Which technology was used in the first generation of computer? तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, हम सभी जानते हैं। Which language content इंस्ट्रक्शन इन बाइनरी फॉर्म, यानी कि कौन सी लैंग्वेज है जो बाइनरी फॉर्म में अपने निर्देश को सेव करती है? बाइनरी फॉर्म में जो कोड होते हैं उसको हम मशीनी लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है व्हाट इज ए कॉपी ऑफ टेक्सचर ऑफ ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस ऑन पेपर इन नॉर्मल साइज बाय द कंप्यूटर कॉल्ड, यानी कि कंप्यूटर द्वारा सामान्य कागज के आकार पर तैयार की गई टेक्स्ट या ग्राफिक जानकारी की कॉपी को क्या कहते हैं? प्रिंटेड कॉपी यानी कि हार्ड कॉपी कहते हैं, उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। अगला प्रश्न है डिवाइस द्वारा डेटा और निर्देश को पता लगाने और उन्हें सीपीयू में उपलब्ध कराने के लिए लिया गया समय क्या कहलाता है? जी हाँ, अब देखिए जब क्वेश्चंस मैं बहुत कराता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिवाइस मतलब हार्ड डिस्क द्वारा डेटा और निर्देश का पता लगाने और सीपीयू में उपलब्ध कराने के लिए किया गया समय क्या कहलाता है? तो उसको हम एक्सेस टाइम कहते हैं। मैं हार्ड डिस्क में बताता हूँ वैसे हमेशा, उसे हम एक्सेस टाइम कहते हैं। निम्न में से कौन सी फाइल प्रणाली विंडोज NT 4.0 द्वारा समर्पित है? तो विंडोज NT जो होती है उसमें कौन सी फाइल फॉर्मेट होता है? उसके अंदर फाइल फॉर्मेट जो है उसका नाम है फैट फाइल फॉर्मेट, फैट फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, सेमीकंडक्टर मेमोरी के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी के बारे में गलत कथन कौन सा है? रैंडम एक्सेस फीचर्स। तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर मेमोरी के बारे में बात की जा रही है और रैंडम एक्सेस फीचर सभी प्रकार की सेमीकंडक्टर मेमोरी में दी जाती है। तो गलत कथन कौन सा है बताना है हमको, ध्यान रखना। गलत कथन सेमीकंडक्टर फीचर सभी प्रकार की सेमीकंडक्टर मेमोरी में दी जाती है, ये बिल्कुल सही बात है। सेमीकंडक्टर मेमोरी अन्य स्टोरेज डिवाइस की तुलना में अधिक तेज, बिल्कुल सही बात है, तेज भी होती है, गर्म भी कम होती है। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी को प्राइमरी स्टोरेज की तुलना में इस्तेमाल किया जाता है, ऑफकोर्स किया जाता है। सेमीकंडक्टर मेमोरी डाटा को क्रमित रूप से लिख लेती है। क्रमित रूप से जो होता है वो सेमीकंडक्टर नहीं होता बल्कि मैग्नेटिक मेमोरी में होता है। जैसे कि आपके सीडी की कैसेट जो आती है, सीडी कैसेट मतलब मैग्नेटिक टैप जो आती है वो, तो यहाँ पर जो डाटा है वो सेमीकंडक्टर मेमोरी में नहीं होता बल्कि सीरियल में जो सेव होता है वो मैग्नेटिक में होता है, ना कि मैग्नेटिक में, तो न सेमीकंडक्टर में। तो ये वाला कथन गलत है, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न है निर्देश सेट आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करते समय किन विभिन्न विशेषताओं पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है? यानी कि जब आप कोई इंस्ट्रक्शन सेट बना रहे हैं, आर्किटेक्चर को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो किन विभिन्न विशेषताओं पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती? यानी कि जब आप कोई आर्किटेक्चर बनाएंगे तो किन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया जाता? तो निर्देश के प्रकार, ऑपरेंड के प्रकार, ऑपरेंड के नाम या एड्रेसिंग के मोड। ये आप ध्यान दीजिए, जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग की है वो जानते होंगे
के निर्देश के प्रकार देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नंबर जोड़ रहे हैं तो नंबर ही आपको डाटा देना पड़ेगा। ऑपरेंड के प्रकार, यदि आप ऑपरेंड मतलब होता है कोई, जैसे कि हम प्लस कर रहे हैं तो ए प्लस बी किया, तो ए प्लस बी में प्लस तो ऑपरेटर हो गया और ए और बी ऑपरेंड हो गए। तो ऑपरेंड के टाइप भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑपरेंड डाटा जो लेगा तो कैसा लेगा, नंबर्स लेगा, करेक्टर्स लेगा या कुछ और लेगा, है ना। मालूम पड़ी हम नंबर जोड़ रहे हैं और करेक्टर इनपुट कर रहे हैं, करेक्टर टाइप के ऑपरेंड बना रहे हैं, तो वो नहीं जोड़ पाएगा, उनको ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ऑपरेंड के प्रकार भी देना बहुत ज़रूरी है। ऑपरेंड के नाम आप चाहे जैसे भी दे दो, ये कोई ज़रूरी खास बात नहीं होती, लेकिन एक अच्छा प्रोग्रामर जो होता है वो ऑपरेंड के नाम भी सोच समझ के अच्छे नाम देता है, लेकिन फिर भी कोई खास ज़रूरी नहीं है। एड्रेसिंग मोड मतलब आप जब डाटा को सेव करेंगे तो उसका एड्रेसिंग मोड जो किस प्रकार से सेव करेगा, डाटा को किस प्रकार से रीड करेगा, वो भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे चारों काम ज़रूरी है, लेकिन चारों काम से जो कम ज़रूरी है वो है आपका एड्रेसिंग मोड। तो इसलिए एड्रेसिंग मोड बिल्कुल सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। अगला जो प्रश्न है वो ये है, डिस्टर्बेंस तो होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक जुड़े हुए कनेक्टेड कंप्यूटर को संदर्भित करता है जो डेटा, प्रिंटर, इंटरनेट कनेक्शन, एप्लीकेशन जैसे संसाधनों को या इन संसाधनों के संयोजन को साझा करता है या शेयर करता है। तो हम किसी भी प्रकार के कंप्यूटर को, प्रिंटर्स को शेयर कर सकते हैं और वो होता है नेटवर्क में। तो नेटवर्क में शेयर किया जाता है, नेटवर्क सही इसका आंसर है। प्रिंटर को इम्पैक्ट या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और यह वर्गीकरण खाली स्थान पर आधारित होता है। तो जो वो किस पे है, हम प्रिंटर को इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, तो किस पे आधार पर कहते हैं, जाहिर सी बात है मुद्रण तकनीक, यानी कि जब प्रिंट करता है तो प्रिंट करने की जो तरीका है उसके आधार पर हम उसे इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो सभी जानते हैं MS वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मॉडेम शब्द का निम्नलिखित में से क्या अर्थ होता है। तो मॉडेम को हम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन कहते हैं, फुल फॉर्म। ये बहुत ही अच्छा शब्द मतलब नाम है और इम्पोर्टेंट नाम भी है, इसमें फिर से आया है। तो आप वायर्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेसी को कैसे प्रभावित करेंगे, मतलब जब हाउ टू डिफाइन वायर्ड इक्विपमेंट प्राइवेसी, जब वायर्स इक्विपमेंट जो इस्तेमाल कर, तार वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो उसमें प्राइवेसी को क्या डिफाइन करेंगे। तो यह एक सुरक्षा एल्गोरिथम है, ईथरनेट के द्वारा होता है। यह एक सुरक्षा एल्गोरिथम है, वायरलेस नेटवर्क के द्वारा होता है। USB संचार के लिए एल्गोरिथम है या ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो आप वायर इक्विपमेंट प्राइवेसी को कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। तो हाउ टू यू डिफाइन वायर्ड इक्विपमेंट प्राइवेसी। तो वायर्ड इक्विपमेंट प्राइवेसी है, उसका आंसर मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए था एथरनेट के लिए। यह एक सुरक्षा एल्गोरिथम है एथरनेट के लिए, और यह एक सुरक्षा एल्गोरिथम है वायरलेस टेक्नोलॉजी के लिए। ये तो नहीं है मेरे हिसाब से, तो इसका आंसर ये होना चाहिए था एथरनेट के लिए, क्योंकि वायर्ड की बात हो रही है ना कि वायरलेस, है ना। हाउ डू यू डिफाइन वायर्ड इक्विपमेंट प्राइवेसी। तो वायर की जो प्राइवेसी है मतलब ये वायरलेस जो सिस्टम होता है वो इतना प्राइवेसी उसमें नहीं होती है, वो इतना सिक्योर नहीं होता है, जबकि वायर्ड वाला जो नेटवर्क है बहुत प्राइवेट होता है, बहुत ही प्राइवेट होता है, उसमें सिक्योरिटी बहुत होती है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से इसका आंसर ये होना चाहिए, यह एक सुरक्षा एल्गोरिथम है, तो लेकिन ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप चाहें तो अपने आपत्ति लगा सकते हैं। सामान्य तौर पर LCD और LED प्रिंटर खाली स्थान प्रिंटर के समान प्रिंट गुणवत्ता प्रदान करते हैं, लेकिन प्राय बहुत खाली स्थान मूल्य पर। तो सामान्य तौर पर LCD जो होती हैं और LED जो होती हैं वो खाली स्थान
प्रिंटर के समान, यानी कि लेज़र प्रिंटर के समान, लेज़र प्रिंटर निकलती है इसमें से, तो लेज़र प्रिंटर के समान गुणवत्ता प्रदान करती हैं, लेकिन प्रायः बहुत कैसी होती हैं, मूल्य में कम होती हैं। जाहिर सी बात है, एलईडी वगैरह बहुत कम लाइट खाती हैं, बहुत कम हमारे लिए लागत इसमें लगती है। अगला जो प्रश्न है वो ये है, कंप्यूटर और खालिस्तान दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच डेटा, प्रोग्राम या सूचना साझा करने की प्रक्रिया है। क्या? संचार, कम्युनिकेशन। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर कम्युनिकेशन है। अगला प्रश्न है कि किसी अन्य की पहचान का प्रयोग कर अथवा किसी अन्य विधि से किसी सॉफ्टवेयर पर पहुंच प्राप्त करने को क्या कहते हैं? समझिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हम किसी, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, पिछली बार भी, पिछले महीने भी आ चुका है, 16 तारीख के एग्जाम में, 17 तारीख के एग्जाम में आ चुका है, और ये पहले भी। तो यहाँ पूछा गया है कि हम किसी को बताए बिना उसकी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर पहुँच जाए तो उसे क्या कहते हैं? हैकिंग करना कहते हैं, और हैकिंग का ये मतलब होता है अनाधिकृत पहुँच, अनाधिकृत एक्सेस। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है ये। किसी वेबसाइट का खालिस्तान वेबसाइट पर आने वाले कंप्यूटर को सुनिश्चित करता है कि वेबसाइट वैध है या अनुचित। तो ये भी पेपर बहुत आते, कुछ नहीं बहुत आता है, ये भी दोस्तों से इस क्वेश्चन का बात कर लो। ये क्वेश्चन बहुत आता है, मतलब वेबसाइट वगैरह जो खोली जाती है इंटरनेट पर, वो अनाधिकृत है या नहीं, वो ऑथोराइज है या नहीं, ये जानने के लिए उनका भी सर्टिफिकेट बनता है, जिसको हम डिजिटल सर्टिफिकेट कहते हैं। ठीक है, प्रमाण पत्र होता है जिससे पहचान होती है वेबसाइट सही है। OpenOffice.org प्रस्तुतिकरण को सहेजने के लिए कौन सी फाइल फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है? ओपन ऑफिस के अंदर फाइल जो सेव की जाती है प्रेजेंटेशन की, उसको ODP एक्सटेंशन दिया जाता है। एक्सटेंशन आपको याद करना पड़ेंगे, हो सकता है आपके लिए ये नाम थोड़ा सा कठिन हो या अजीब हो। बोलो। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि चेक पर प्रिंटेड बैंक के कोड नंबर को चेक नंबर का पता करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? MICR का इस्तेमाल करते हैं, हम सभी जानते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि MP3 संपीड़न, यानी कि MP3 कंप्रेस किया जाता है तो वो फॉर्मेट क्या है? तो MP3 को जब कंप्रेस करते हैं तो उसमें दो प्रकार के फॉर्मेट होते हैं, एक तो होता है लॉसी और एक होता है लॉसलेस। तो दोनों फॉर्मेट यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर MP3 के जो फॉर्मेट जो होते हैं वो लॉसी होते हैं, जिनको कंप्रेस करने पर उनकी क्वालिटी लॉस हो जाती है, इसलिए इनको लॉसी फॉर्मेट कहा जाता है। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विभिन्न 3D प्रिंटेड तकनीक है? तो 3D प्रिंटेड तकनीक को फ्यूज्ड डिपोजिट मॉडल, फ्यूज्ड फिलामेंट फैब्रिकेशन और सिलेक्टिव लेजर सेटरिंग, यानी कि तीनों को हम 3D प्रिंटिंग के इस्तेमाल से नाम से जानते हैं। तो ये दिए गए सभी विकल्प 3D प्रिंटिंग के लिए माने जाते हैं, सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करते समय मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए ALU द्वारा निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो परिणाम सेव करने के लिए ALU के अंदर रजिस्टर और एक्यूमुलेटर होते हैं, तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है एक्यूमुलेटर, बिल्कुल सही आंसर है, रजिस्टर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। अगला जो प्रश्न है वो ये है, जब चाइल्ड प्रोसेस को किल करने से पहले पेरेंट प्रोसेस को किल किया जाता है, ये यूनिक्स से पूछा गया है। तो इनिट प्रोसेस, इसकी नई PPID यानी प्रोसेस ID जो होती है, पेरेंट प्रोसेस ID हो जाती है, उस समय इसको प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसको अपन ऑर्फन प्रोसेस कहते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, ये लाइनक्स में से पूछा गया है। लाइनक्स के भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसमें आपको एक दो क्वेश्चन जरूर मिलते हैं और इन्हें पढ़ना चाहिए आप लोगों को। आप इंटरनेट ब्राउज़र में खुले हुए सभी टैब के थंबनेल दृश्य को देखने के लिए या देख सकते हैं, तो वेब पेज को देखने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? हमें उसके क्विक टैब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, क्विक टैब के द्वारा अपन इंटरनेट के जो थंबनेल होते हैं उनको अपन सभी पेजों को एक साथ देख सकते हैं क्विक टैब के द्वारा। फॉर्मेट पेंटर विकल्प MS वर्ड 2016 के किस टैब में होता है? तो फॉर्मेट नाम का जो होता है, पेंटर नाम का जो विकल्प होता है, 2013 हो, 16 हो या कोई भी हो, सभी के होम टैब में पहले ही क्लिपबोर्ड के नाम से जो ग्रुप होता है उसमें ये मिलता है। MS वर्ड 2013 डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड सामग्री को पेस्ट करने के लिए निम्न में से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? तो कॉपी करने के बाद पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की पूछी गई है, तो Ctrl+V पेस्ट करने की शॉर्टकट की होती है।
अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, आप मित्र के साथ तत्काल और रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए क्या करेंगे? तत्काल रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए क्या उपयोग करेंगे? तो रियल टाइम के लिए हम ज़्यादातर मैसेजिंग करते हैं, तो मैसेजर इस्तेमाल करते हैं, मैसेजर। तो यहाँ पर मैसेजिंग मतलब मैसेंजर का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे ड्राइव नेट, यूज़र नेट, ईमेल का इस्तेमाल करेंगे तो रियल टाइम पे नहीं हो पाता। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला बंदा ऑनलाइन हो या संग के संग बात कर रहा हो, लेकिन मैसेजिंग करेंगे, जैसे व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं तो वो तुरंत हम बात करते हैं एक दूसरे से, तो वो रियल टाइम कम्युनिकेशन कहलाता है। तो इंस्टेंट मैसेजिंग या मैसेंजर का इस्तेमाल करेंगे। चित्र दिया गया है ये, और पूछा गया है कि नीचे दी गई आकृति में MS वर्ड 2016 का साइज आइकन निम्न में से किसको बताता है? ये साइज आइकन जो होता है बताता है पेज के साइज को, पेपर के साइज को बताता है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। MS वर्ड की विभिन्न निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट सामग्री को त्वरित रूप से कॉपी करने और उसकी पंक्तियां कॉलम को आसन्न सेल में पेस्ट करने के लिए उपयोग की जाती है? तो ये जो पूछा गया है कि MS एक्सेल में यदि हम कौन सी विशेषता है, कौन सा ऑप्शन है जो कि इसके सामग्री को त्वरित मतलब थोड़ा इसको पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स MS एक्सेल इज यूज्ड टू क्विकली कॉपी कंटेंट एंड पेस्ट इनटू द एड्रेस्ड सेल द सेम रो एंड कॉलम? सेम रो और कॉलम में किसी डाटा को भरने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? उसमें ऑटो फिल नाम का जो ऑप्शन आता है, जिसको अपन हाथ से पकड़ के या कंट्रोल D से भी शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो फिल हैंडल का इस्तेमाल करते हैं, ड्रैग करके। आप लोगों ने कभी एक्सेल में काम किया होगा, जब कोने पे पकड़ के खींचते हैं तो वो नीचे फिल हो जाता है, तो वो फिल हैंडल ही उसे बोला जाता है। तो वो सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही बात बताइए। ट्रैक चेंज के संदर्भ में रिव्यूइंग पैन कमांड MS वर्ड 2019 के अलग रेंज में रिविजन्स को दर्शाता है। ट्रैक चेंज के संदर्भ में रिव्यू पैन कमांड MS 2019 के अलग किस में रिविजन्स को दर्शाता है? 2019 में। तो वहाँ पर आप देखें, पूछा गया है कि विद रेफरेंसिंग टू ट्रैकिंग चेंज द रिव्यू पैन कमांड शो रिविजन्स इन ए सेपरेट। तो ये सेपरेट कौन सा पैन है उसका बारे में पूछा गया है, तो उसको हम अलग पैन यानी कि सेपरेट पैन बोलते हैं उसके अपन। तो ट्रैक चेंज के संदर्भ में रिव्यू पैन, रिव्यू जो ऑप्शन होता है, ट्रैक चेंज जो ऑप्शन होता है रिव्यू पैन में होता है। तो रिव्यू पैन कमांड MS वर्ड 2019 के अलग किस में दर्शाया गया है? तो उसको अलग मतलब अलग पैन में दर्शाया गया है, अलग पैन में, एक दूसरा पैन है उसमें दर्शाया गया है, तो अलग पैन। कॉलम, कमेंट्स और पेज तो होते भी नहीं है, वैसे भी अलग पैन ही बोलते हैं इनको अपन। जो अलग अलग सेक्शन बने होते हैं, जैसे ऊपर दिख रहे हैं आपको, ये अलग सेक्शन है, और ये लाइन से लेकर इस लाइन तक ये अलग सेक्शन है, इस लाइन से इस लाइन तक ये अलग सेक्शन है। इस प्रकार से MS वर्ड में भी अलग अलग सेक्शन बने होते हैं, तो उनको पैन कहा जाता है। तो उस पैन में इसको दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है, एनवलप और लेबल कमांड MS वर्ड 2016 के किस टैब में होते हैं? तो एनवलप और लेबल जो दोनों ही ऑप्शन है वो आपको मेलिंग टैब में मिलेंगे, और मेलिंग टैब आपने और MS वर्ड 2017 और 13 चलाया होगा, तो आप वहां से रिलेट कर सकते हैं कि दोनों के दोनों ऑप्शन आपको MS वर्ड के मेलिंग टैब में ही मिलते हैं हमेशा। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो ये है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 और उसके बाद के वर्जन के डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? DOCX एक्सटेंड नूब होता है, तो DOCX ये इसका नया नाम है। प्राथमिक ईमेल किस वर्ष में भेजा गया था? ये 1971 में भेजा गया था, और ये आपको मेल की हिस्ट्री पढ़ने पर समझ में आएगा, और ये चीज़ें याद करने की हैं और आपको याद भी होनी चाहिए। पहला मेल 1971 में भेजा गया था। भीम ऐप जब चलाते हैं मोबाइल के अंदर, जिसे आप UPI कहते हैं, तो भीम ऐप के माध्यम से किए गए लेन देन को कैसे देखा जाता है? भीम ऐप के माध्यम से देखने के लिए हम भीम की हिस्ट्री में जाते हैं, यानी कि भीम के ट्रांजेक्शन में जाते हैं। तो भीम ऐप की होम स्क्रीन पर जाएंगे और लेन देन यानी कि ट्रांजेक्शन वाले एरिया में चले जाएंगे, या इसकी हिस्ट्री वाली एरिया में चले जाएंगे, वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। जिन लोगों ने भीम ऐप चलाया है मोबाइल में भी जानते होंगे कैसे दिखते हैं। जी हाँ, खाली स्थान चार्ट MS एक्सेल में अलग अलग मदों के बीच की तुलना करने का काम करता है, उसको हम कॉलम चार्ट या बार चार्ट कहते हैं। तो ये बार चार्ट इसका सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है वो ये दिया गया है कि दिए गए रिक्त स्थान को भरने के लिए MS वर्ड 2013 में लाइन और पेज ब्रेक टैब में पेजिनेशन नियंत्रण यानी पेजिनेशन कंट्रोल का चयन करें। तो खाली स्थान पर आपके बीच में ब्रेक हो जाता है, जिसे आप एक साथ रखते हैं। तो कहाँ पर ये ब्रेक होता है, किस जगह में ब्रेक होता है?
यानी कि दिया गया है कि दिए गए स्थान को, रिक्त स्थान को, कोई खाली स्थान है, उस स्थान को भरने के लिए आपने MS वर्ड में काम किया है, एक पैराग्राफ बनाया है, दूसरा पैराग्राफ बनाया है और बीच में खाली स्थान भरा हुआ है। तो खाली स्थान को भरने के लिए MS वर्ड में लाइन और पेज ब्रेक टैब में, मतलब जहाँ से लाइन और पेज ब्रेक हो रहा है उसमें पेजिनेशन कंट्रोल का चयन करेंगे तो क्या होगा, तो हमारा कीप लाइन टुगेदर ये ऑप्शन मिलता है आपको। कीप लाइन टुगेदर ये आपको पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करेंगे, अपन पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करते हैं तो पैराग्राफ टैब में आप ऑप्शन मिलता है कीप लाइन टुगेदर। इससे क्या होता है, जितनी लाइन अपन चाहें उतनी लाइनों को जब पैराग्राफ खत्म करते हैं, जैसे कि आपने ये पेज टाइप कर रहे हैं और ये जहाँ तक टाइप किया है और ये पैराग्राफ पूरा यहाँ खत्म हो रहा है और ये 2 लाइन अगले पेज में आ रही हैं, तो कीप लाइन टुगेदर से क्या होता है, लाइनें उसी पेज में बनी रहेंगी और हमारा नया पैराग्राफ नए पेज से शुरू होगा। तो कितनी लाइन हमें टुगेदर करना है पैराग्राफ की, 2 लाइन 3 लाइन, वो हम चाहे सेट कर सकते हैं। तो कीप लाइन टुगेदर इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला दिया है MS वर्ड 2007 में यदि आप एंड के प्रतिस्थापन यानी रिप्लेस में कुछ विराम चिन्ह जोड़ना चाहते हैं तो आप फाइंड और रिप्लेस का उपयोग कैसे करेंगे। तो उसका उपयोग करने के लिए हम Ctrl+F दबा सकते हैं पहला, तो दूसरा Ctrl+H दबा सकते हैं। कोई F से फाइंड आता है तो Ctrl+H दबा सकते हैं, तो H, ठीक है। और फिर ये सही है, पहला ये ऑप्शन दिया सही दिया है। फिर फाइंड एंड टाइप करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस में टाइप करेंगे और रिप्लेस वाले में नया सब टाइप करेंगे और फिर क्लिक करते जाएंगे, रिप्लेस ऑल या रिप्लेस फाइंड करते जाएंगे तो वो चेंज हो जाएंगे। बिल्कुल सही ऑप्शन है नंबर 4। Ctrl+S से फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स खुल जाता है, Ctrl+F से खुलता है फाइंड बॉक्स, Ctrl+G से खुलता है गो टू और Ctrl+S से खुलता है फाइंड एंड रिप्लेस। ये खुलने के बाद हम एंड वाले फाइंड वाले बॉक्स में एंड टाइप करेंगे, रिप्लेस वाले में जो नया शब्द टाइप करेंगे और फिर फाइंड ऑल या रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। अगला ऑप्शन दिया है रघु वर्ड डॉक्यूमेंट में काम कर रहा है, जब उसे C टाइप करता है तो वो ऑटोमेटिकली, जब C क्वेश्चन लिखता है तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, वो एक गोल से सर्कल में C बन जाएगा, इसे बोलते हैं कॉपीराइट। तो कॉपीराइट चिन्ह बन जाता है। MS वर्ड 2010 में यदि गटर साइज मार्जिन में जोड़ दिया जाता है तो अतिरिक्त स्पेस को गटर के आकार को क्या हो जाता है, उसमें नहीं नापा जाता, यानी कि लाइन की संख्या में नहीं नापा जाता है, ठीक है। तो MS वर्ड में यदि गटर लगाया जाता है, साइज के मार्जिन में जोड़ दिया जाता है तो अतिरिक्त स्पेस जो होता है तो गटर के आकार को हम लाइन में नापते हैं। ये करेक्ट बात है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन से नापा जाता है, ना कि इंचेस में। ओके, सही बात है। अगला प्रश्न है MS वर्ड 2013 में टेबल ड्रॉ करने का तरीका क्या है। टेबल ड्रॉ करने के लिए हम इंसर्ट टैब में जाते हैं सबसे पहले, तो ये इंसर्ट टैब का ऑप्शन दोगे इसमें दिया हुआ है। इंसर्ट टैब पे आते हैं और फिर टेबल ग्राफ में ड्रॉ कर लेते हैं। तो 3 तरीके होते हैं बनाने के, ड्रॉ करके, सेलेक्ट करके और इंसर्ट करके। तो यहाँ पे तीनों तरीकों में से ये तरीका दिया हुआ है, सही तरीका है। जिन लोगों ने MS वर्ड में टेबल बनाई है उन्हें पता होगा कि कैसे टेबल बनाई जाती है। नहीं पता है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं वर्ड की, जिसमें हमने वर्ड पूरा सिखाया हुआ है और धीरे धीरे प्रैक्टिकल्स वीडियो भी हम डालेंगे जिसमें आपको वर्ड पे काम करना भी अच्छे से आ जाए। MS एक्सेल 2007 में लेआउट तब उपयोग होता है, कौन सा लेआउट बताना है हमको, जब आप पिवट टेबल चौड़ाई को कम करना चाहते हैं और पंक्तियां फील्ड हेडिंग से संबंधित नहीं होती हैं। तो MS एक्सेल में हम काम करते हैं तो कौन सा लेआउट होता है जिसको तब उपयोग होता है जब हम पावर टेबल चौड़ाई कम करना चाहते हैं और पंक्ति फील्ड हेडिंग से संबंधित नहीं होती हैं। तो हम जो पावर टेबल बनाते हैं, अगर लेआउट होता है उसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म लेआउट कहते हैं। कॉम्पैक्ट फॉर्म लेआउट कहते हैं, तो इसका आंसर सही है कॉम्पैक्ट फॉर्म लेआउट। ये आप देख रहे हैं चित्र, इस चित्र में आप देख रहे हैं ध्यान से, तो निम्न दिए गए चित्र का अभ्यास करें और उपयुक्त विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पूछा गया है सम्मुख पेज वाले डॉक्यूमेंट के लिए, सामने पेज दिख रहे हैं आपको, डॉक्यूमेंट के लिए डैश मार्जिन अच्छी मानी जाती है। तो इसके लिए कौन सा मार्जिन माना जाता है, तो इसके लिए हम जब मार्जिन देते हैं तो उसको मिरर मार्जिन कहते हैं। सॉरी, जब 2 प्रकार से पेज अपन चुनते हैं तो मिरर मार्जिन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है हमारे इसमें अगर हमने अंदर मार्जिन ज़्यादा दिया है लेफ्ट साइड में, इसके राइट साइड में दिया है, लेफ्ट पेज में राइट में मार्जिन ज़्यादा दिया है तो राइट के लेफ्ट साइड में ज़्यादा मार्जिन हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें इस तरफ मार्जिन ज़्यादा है और इसमें इस तरफ मार्जिन ज़्यादा है, बीच में मार्जिन कम है। तो इसकी मिरर इमेज यहाँ बन के आ रही है।
तो जब हम सम्मुख पेज सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसमें मार्जिन देने के लिए हम हमेशा मिरर मार्जिन का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। ये जो लोग पेज में सेटिंग करते हैं उन्हें पता होता है, तो ये सेटिंग करना आपको आना चाहिए, बिना इसके आप काम नहीं कर पाएंगे एमएस वर्ड में अच्छे से। एमएस वर्ड 2016 में कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करके आप केस चेंज कर सकते हैं। इसके लिए शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट की होती है, जिसमें आप केस चेंज कर सकते हैं, और शिफ्ट प्लस F3 में केवल 3 प्रकार के केस चेंज किए जाते हैं। ये ध्यान रखना, पेपर में पूछा गया है कई बार कि शिफ्ट प्लस F3 से हम कितने केस चेंज कर सकते हैं। इसमें हम केवल 3 केस को चेंज कर सकते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो है ये कि एमएस वर्ड 2016 में मेलिंग टैब में प्राप्तकर्ताओं का चयन करें, और प्राप्तकर्ता मतलब हमारे जो रिसिपिएंट्स होते हैं उनको सेलेक्ट करेंगे, और सिलेक्टेड रिसिपिएंट्स फीचर्स मेल मैच प्रक्रिया के निम्न में से किस चरण में आता है। अब देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि आप मेल मैच की स्टेप्स को याद कर लीजिए। पहले स्टेप में क्या होता है, स्टार्ट द मेल मैच, दूसरे में हम क्या करते हैं, है ना, स्टार्ट डॉक्यूमेंट करते हैं, तीसरे में हम क्या कहते हैं, तीसरे में हम सेलेक्ट करते हैं कौन कौन से हमारे जो कॉन्टैक्ट हैं उनको हमें मेल मैच में जोड़ना चाहते हैं। तो तीसरी स्टेप में हम अपने रिसिपिएंट जो होते हैं, प्राप्तकर्ता होते हैं, उनको जोड़ते हैं तीसरी स्टेप में। चौथे में उन्हें इंसर्ट कर लेते हैं, फिर ऐड करके प्रीव्यू देख लेते हैं। 6 स्टेप्स होती हैं केवल, ठीक है। तो आपको प्रत्येक स्टेप पता होना चाहिए कि पहले स्टेप में क्या करते हैं, दूसरे में क्या करते हैं, तीसरे में क्या करते हैं, चौथे में क्या करते हैं, पाँचवें में क्या करते हैं, छठवें में क्या करते हैं, पता होना चाहिए। तो तीसरी स्टेप में हम चयनकर्ता के कनेक्ट कॉन्टैक्ट को जोड़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है, आखिरी प्रश्न है ये, ब्लू-रे डिस्क या ब्लू-रे एनकोडिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एचडी कोडेड है, कौन सा कोडेड है। तो ब्लू-रे के लिए एचडी कोड जो होता है वो H.264 होता है, ठीक है। विद रेफरेंस टू ब्लू-रे एनकोडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एचडी कोडेड। पूरे पेपर में सिर्फ एक क्वेश्चन ये है जो कि हमको थोड़ा सा कठिन लग रहा है, और ये कठिन क्वेश्चन यही है कि H.264 हमें याद ही करना पड़ती हैं ऐसी चीज़ें। तो ये ब्लू-रे जो होती है डिस्क आपकी, उसमें एनकोडिंग जो की जाती है तो उसमें कौन सा एचडी कोडेड होता है, वो H.264 कोडेड होता है। दोस्तों 52 क्वेश्चन हमने यहाँ पे लगाए हैं, और आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इन क्वेश्चंस में कुछ भी ऐसा कठिन नहीं था जो मुझे खास आपको समझाना पड़े, और इसके लिए अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन कठिन है तो आप उस क्वेश्चन के लिए मुझे बताएं, कमेंट करें। मैं आपको उसी टॉपिक के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना करके बताऊंगा, और स्पेशल उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे नई वीडियोस में, ज़रूर करेंगे। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, हमारे चैनल में जुड़े रहें। और भी सारी सीरीज चलती है, टेस्ट की सीरीज चलाएँगे हम, उसमें आप ज्वाइन हो जाएँ। और हम सिखाते भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेज मेकर, आईटी की चीज़ें, डीसीए पीडीसीए की चीज़ें, कंप्यूटर लैंग्वेज की चीज़ें सीख सकते हैं, सॉफ्टवेयर बनाना सीख सकते हैं, और कंप्यूटर में एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और यदि कोई सलाह, कोई मशवरा हमारे लिए हो तो दोस्तों बेझिझक होकर हमें कमेंट कीजिए और हमारी हेल्प कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।